स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस लगातार निरंतर आपको मिलते रहें। जैसा कि हमने आपको पहले भी सूचना भिजवा दिया था यूट्यूब के माध्यम से ही कि शनिवार यानी 29 तारीख से जो है इंटरमीडिएट का हिंदी का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा और कहे अनुसार आज दिन शनिवार को शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ऊबने की ज़रूरत नहीं। बच्चे वीडियो अगर देखने आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। कई बार होता क्या है कि आप 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट या मान लिया 10 मिनट में आप स्किप कर जा रहे हैं, और हो सकता है कि 11वें या 12वें मिनट में कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही हो जिससे ऑब्जेक्टिव या कोई सब्जेक्टिव पूछा जा सके। तो ऐसे में जो है आपको वीडियो का लाभ नहीं मिल सकता है या नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि देखने आए हैं, पढ़ने आए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उसके बाद निश्चित तौर पर मेरा ये भरोसा है, उम्मीद है मुझे कि आपको हर वो 100% लाभ पहुँचेगा हर वीडियो का, जिस लाभ को पहुँचाने के उद्देश्य से हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है, या जो भी लाभ देने के उद्देश्य से हम जो वीडियो बनाए हैं, निश्चित तौर पर उसका 100% लाभ आपको मिलेगा। इसलिए 100% लाभ लेना है तो आपको 100% समय ज़रूर देना होगा। समय यदि 50% दीजिएगा तो लाभ भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए समय दीजिए। शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला जो हमारा अध्याय है उसका शीर्षक है कड़बक। काव्यखंड में काव्यखंड का जो पहला अध्याय है जिसका शीर्षक है कड़बक। तो सबसे पहले शीर्षक को समझते हैं, कड़बक है क्या। तो अगर आप हिंदी काव्य जगत, काव्य साहित्य को जानते हैं तो कविता जो है कई प्रकार से लिखी जाती है। कविता लिखने की कई शैलियाँ होती हैं और उन्हीं में से एक शैली होती है कड़बक शैली। अब कड़बक शैली क्या होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य में वैसी कोई भी कविता जो 2 पंक्तियों की होती है, 2 पंक्तियाँ की कविताएं आपने पढ़ी होंगी, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, मलूक दास या बिहारी के दोहे। तो वैसी कोई भी कविता जो 2 पंक्तियों की होती है उसको क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। इसी कविता में यदि पंक्तियों की संख्या, कविता में ऐसी कविताएं भी होती हैं जो 4-4 पंक्तियों की होती है, जैसे तुलसीदास की कविताएं। ठीक है, तो अगर पंक्तियों की संख्या 4 हो जाएगी तो इसको कहा जाएगा चौपाई। जैसे तुलसीदास आमतौर पे किसकी रचना करते हैं, चौपाई की रचना करते हैं। नेक्स्ट है 6 पंक्ति। यदि कविता 6 पंक्तियों में खंडित हो, 6 पंक्तियों का एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ हो, तो ऐसी कविता को कहा जाता है छप्पय। ठीक है, इसी प्रकार से कविता की अन्य शैलियाँ हैं, छंद है, आपको सवैया है, मुक्तक है, और कड़बक की बात करते हैं। वैसे अगर शैली में चले जाइएगा तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कड़बक। तो कड़बक कहते किसको है, तो वैसी कोई भी कविता जिसमें दोहा और चौपाई, वैसी कोई भी कविता जिसमें दोहा और चौपाई दोनों का मिश्रण होता है या दोहा और चौपाई दोनों का मेल होता है, उसी कविता को क्या कहा जाता है, कड़बक कहा जाता है। आगे आप समझ गए होंगे कड़बक किसे कहते हैं। वैसी कोई भी कविता या वैसा कोई भी छंद या वैसी कोई भी कविता लिखने की शैली जिस शैली में दोहा और चौपाई दोनों का मिश्रण होता है, उसी शैली को क्या कहते हैं, कड़बक शैली। अब बात करते हैं किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अनुमानतः 1492 ईस्वी हुआ कहाँ, जायस नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में, जायस नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, इसी कारण इनके नाम के साथ ये जायसी जो है उपनाम जुड़ गया। जैसे हिंदी साहित्य में ऐसे कवि और भी मिलेंगे जैसे आपने सुना होगा राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष उनका नाम था, बेनीपुर उनके गांव का नाम था। ठीक है, अकबर इलाहाबादी एक शायर है। ठीक है,
अकबर इलाहाबादी एक शायर है, इलाहाबाद से हैं वो, इसलिए उनका नाम के बाद इलाहाबाद लगा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर जन्म की बात किया जाए तो अलग अलग किताबों में या अलग अलग बोर्ड्स में जो आप किताबें देखेंगे उसमें हो सकता है इनका जन्म तिथि में अंतर हो, लेकिन आपको किसी की सुननी नहीं है। जो आपका सरकारी किताब बिहार बोर्ड का किताब है उसी में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है या जो जानकारी दी है उसी को आपको मान के चलना है। अन्य किसी जगह से किसी सोर्स से आपको ढूंढना नहीं है। नहीं तो गूगल पर जाइएगा और या अन्य वेबसाइट पर जाइएगा तो हो सकता है जन्म तिथि में अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि बताए। ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि हम पहले ही बता चुके ये अनुमानित है, ये जन्म जो है अनुमानित है, लगभग है, कन्फर्म नहीं है। अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु भी लगभग 1548 ईस्वी, ये भी लगभग है, कन्फर्म नहीं है। चलिए निवास की जहाँ तक बात की जाए तो निवास इनका जायज़ ही रहा है। शुरुआती में ये खेतीबाड़ी में भी संलग्न थे, खेतीबाड़ी भी इन्होंने किया और उसके बाद फिर जो सूफी संत वगैरह होते हैं उनका संगत लिया और उनके साथ आगे चलकर ज्ञान वगैरह प्राप्त करके आगे चलकर इन्होंने कविताएं लिखी। तो शुरुआत में ये खेतीबाड़ी में भी संलग्न रहते थे। इनकी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में आज भी प्राप्त है। अमेठी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और आगे बढ़ते हैं। और क्या बता रहे थे, अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी है, रायबरेली है, ये सब कांग्रेस के गढ़ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक चलता है, कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। इसके बाद अगर गुरु की पिता की बात करें तो इनके पिता शेख मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ भी इनका नाम कहीं कहीं अंकित मिलता है। तो दोनों उन्हीं के नाम है, कहीं कहीं मलिक शेख ममरेज और कहीं कहीं मलिक राजे अशरफ। ऑप्शन में दोनों हो सकता है, ठीक है, आप ध्यान देकर उसको टिक आउट कीजिएगा। अगर गुरु की बात करें तो शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर दोनों सूफी संत थे। कैसे संत? सूफी। अब सूफी का मतलब समझिए, तो सूफी का मतलब होता क्या है? हिंदू धर्म में आप लोग देखे होंगे वैसे कोई भी संत, वैसे कोई भी महात्मा जो कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और अन्य तरह के भी जो भी ढोंग प्रपंच हैं उनको नहीं मानते हैं, तो वैसे संत को निर्गुण संत कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में वैसा कोई भी संत जो मुस्लिम धर्म में प्रचलित, मान लिया अजान पद्धति है, नमाज पद्धति है या फिर जो रोज़ा वगैरह है, उसको जो लोग नहीं मानते हैं, जो संत नहीं मानते हैं, उसको सूफी संत कहते हैं। इसलिए मुस्लिमों के बीच उनका बहुत विरोध है, ठीक है। तो वैसे सूफी संत समझ गए आप, सूफी संत किसको कहते हैं? एक तरह से मुस्लिम धर्म का निर्गुण उपासक, मुस्लिम धर्म का निर्गुण उपासक, वो भी मुस्लिम धर्म को ही मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन केवल उनका मानना है कि अंतरात्मा में बसते हैं अल्लाह। चलिए देखते हैं। इनके जीवन के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो इनके जीवन के विषय में ये जानकारी प्राप्त होता है कि बचपन में सब कुछ ठीक ठाक था, इनमें किसी प्रकार की कोई ऐब नहीं थी, लेकिन आगे चलकर इनको जो है चेचक की बीमारी हो गई। चेचक का नाम आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स। लेकिन आजकल जो चेचक होता है एकदम छोटा छोटा था, स्मॉल चिकन पॉक्स, छोटी माता। लेकिन पुराने समय में जो चेचक होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते थे चेहरे पर और शरीर पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर आँख पर, नाक पर, कान पर या कोई नाजुक अंग पर चला गया तो निश्चित तौर पर उसको ख़राब कर देता था, बेकार कर देता था। इनके साथ भी ऐसा हुआ। चेचक की बीमारी के कारण इनका बायां कान और बायां आँख दोनों खराब हो गया, यानी बाएं कान से इन्हें सुनाई नहीं देता था और बाएं आँख से दिखाई नहीं देता था, ठीक है, मतलब समझ गए, बाएं कान से बहरे थे और बाएं आँख से काने थे। आगे चलकर इनके साथ ये घटना हुई, बचपन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बताएं ही इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर इत्यादि के संगत में रहकर इत्यादि के साथ बिताकर ही ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। और ये सब कैसे संत थे? सूफी। तो निश्चित तौर पर जब गुरु सूफी हैं तो चेला भी क्या हो जाएगा? सूफी। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं?
ठीक है, कैसे कवि? सूफी हैं, निर्गुण हैं, तो उसी में ऑप्शन कहाँ जाएगा? सूफी का। चलिए आगे चलकर इन्होंने जो रचनाएं की उसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। इनकी सबसे प्रमुख रचना, नाम आपने सुना होगा, पद्मावत। पद्मावत, अगर जायसी की बात करें तो जायसी की पहचान का मूल आधार जायसी के नाम का, उनके जो भी आज कीर्ति या यशगान किया जा रहा है, इन सब का कारण अकेला पद्मावत है, इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ। दूसरा अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलानामा। यह मसलानामा ग्रंथ जो है खंडित मिला है, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इतने सारे ग्रंथों के होने के बावजूद एक और ग्रंथ का यहाँ नाम छूटा हुआ है, कान्हावत। एक और इनसे रिलेटेड ग्रंथ है कान्हावत, ये भी इनकी एक रचना है। लेकिन अगर जायसी को ये दुनिया पहचानती है, जायसी को दुनिया जानती है, तो केवल इस ग्रंथ के चलते जानती है। और ये ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है कि बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो है इस पर फिल्म भी बन चुकी है, पद्मावत। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहानी को मोड़ा गया है, सेम टू सेम कहानी नहीं है, ठीक है, लेकिन है, फिल्म बनी हुई है इस पर। ठीक है, तो आगे आप समझ रहे होंगे। जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कड़बक, जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसी ग्रंथ पद्मावत ग्रंथ से लिया गया है। हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो कविताएं हैं। पहला जो कविता है, पहला जो कड़बक है, पद्मावत ग्रंथ के पहले खंड से, शुरुआती खंड से, शुरुआती भाग से लिया गया है। और जो दूसरा हम लोग कड़बक पढ़ेंगे वो पद्मावत ग्रंथ के उपसंहार खंड से, उपसंहार यानी अंतिम खंड से, उपसंहार खंड यानी अंतिम खंड से इसको लिया गया है। थोड़ा सा खांसी हो गया है बारिश वगैरह के चलते, ठीक है, तो आपको विशेष डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। तो आप समझ गए, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनका ग्रंथ पद्मावत। और जो हम लोग कड़बक पढ़ने जा रहे हैं वो लिया कहाँ से गया है? पहला कड़बक पद्मावत ग्रंथ के शुरुआत से, पहले भाग से, और दूसरा जो कड़बक है वो लिया गया है आपको पद्मावत ग्रंथ के उपसंहार खंड से। आगे हम लोग थोड़ा सा कविता का रूपरेखा देख लेते हैं। और पूरा 100% अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को 100% देखना चाहिए। स्किप करने से आपको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी बतानी बाकी है। पद्मावत, पद्मावत जिस ग्रंथ पर ये पूरी कविता आधारित है, या जो ग्रंथ है वो आखिर उसका रूपरेखा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पद्मावत की थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं। और कहानी देखना या सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे चलकर जब हम कविता पढ़ेंगे तो कविता में यानी कड़बक में जब हम पात्रों का नाम लेंगे तो हो सकता है कि अगर आप इस विवरण को नहीं सुनेंगे, जो विवरण हम देने जा रहे हैं अभी, यदि आप इस विवरण को नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझने में बहुत परेशानी होगी कि ये पात्र कहाँ से आ गया, या ये व्यक्ति कौन है। तो ये व्यक्ति कौन है, इस तरह का सवाल आप आगे न आपके दिमाग में उमड़े घुमड़े, इसीलिए पहले आज उसकी रूपरेखा को देख लेते हैं। पद्मावत जो ग्रंथ है वो आधारित है पद्मावती के ऊपर। पद्मावती राजकुमारी और फिर रानी बनी। रानी कहाँ की है भाई? तो ये रानी है चित्तौड़ की। चित्तौड़ आपको राजस्थान के पास पड़ता है, राजपुताना ये है राज्य। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। भारत से कुछ ही दूरी पर प्राचीन समय में एक, प्राचीन नहीं मध्यकालीन समय की बात करते हैं, मध्यकाल में जो है एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम था सिंहल द्वीप। एक छोटा सा द्वीप है, नाम है सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप की एक बहुत ही सुंदर और सुशील राजकुमारी है, नाम है पद्मावती। ये इतनी सुंदर है कि पूरे द्वीप पर जो है इसके रूप, रंग और सुंदरता की बहुत ज़्यादा चर्चा है। इनके पिता जब पद्मावती युवती हो गई, विवाह के लायक हो गई, तो इसके पिता जो है इसके विवाह को लेकर बहुत अधिक चिंतित हुए। चिंतित क्यों हुए भाई? कि जिस लायक पद्मावती है,
जिस काबिल पद्मावती है तो हमें उस लायक राजकुमार भी ढूंढना होगा। तो इसके पिता बहुत परेशान, राजकुमार की तलाश में बहुत ज़्यादा भटके, लेकिन पद्मावती के लायक जो है इनको कोई मिला नहीं। उसी समय पद्मावती जो है एक तोता पालती थी। पद्मावती का बहुत हिम्मत तो अच्छा तोता था, ठीक है, नाम था हीरामन। तोते का नाम क्या था? हीरामन। हीरामन तोता जो है इतना ज़्यादा बुद्धिमान था, हीरामन तोता, कि न केवल आदमी की भाषा बोलता था, बल्कि जो भी बोलता था हम लोग जैसे सोच समझ के जवाब देते हैं ना, वैसा बोलता था। आमतौर पे तोते आप देखिएगा बस जो आप रटा दिए बस वही रटता रहता है, ठीक है, भूख लगे प्यास लगे कुछ भी हो, या नॉर्मल भी बात है तो बस उसी बात को रटेगा। लेकिन हीरामन का क्या स्थिति था कि हीरामन अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके हर सवाल का बड़ी बुद्धि पूर्वक से, सावधानी पूर्वक से जवाब देता था। इतना मतलब इतना तीव्र बुद्धि का था। हीरामन तोता बहुत प्यारा था पद्मावती को, और तोते को भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी पद्मावती। पद्मावती ने क्या किया कि हीरामन तोते को ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम यहाँ से उड़ो, अन्य अलग अलग राज्यों में जाओ, और मेरे पिताजी जो है उनकी ये जो चिंता है इसको दूर करो, अर्थात मेरे लायक कोई सुंदर सा वर ढूंढो ताकि पिताजी की चिंता खत्म हो। हीरामन तोता उड़ा और द्वीप को छोड़कर वो आगे चला, भारत भूमि पर आया। कई राजा महाराजाओं को जांचा परखा, उनके शौर्य सब कुछ को देखा, लेकिन कोई राजा उन्हें पसंद नहीं आया हीरामन को। आगे चलकर जब चित्तौड़ पहुंचा, कौन? हीरामन। तो चित्तौड़ पहुंचने के बाद उस समय, जिस समय ये पहुंचा था, उस समय चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे रत्नसेन। चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे रत्नसेन। और देखने वाली बात यह है कि रत्नसेन पहले से विवाहित थे, एक पत्नी इनकी थी, लेकिन उस समय तक जो है भारत में बहुपत्निक प्रथा थी, एक से अधिक पत्नियां रखने का। अब देखे होंगे रामायण में राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रत्नसेन बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति थे, वीर थे, प्रजापालक थे, और यही कारण है कि राजा रत्नसेन बहुत अधिक भा गए किसको? हीरामन को, और हीरामन ने उनको चुन लिया। हीरामन ने राजा रत्नसेन के सामने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजन, हमारे राज्य की राजकुमारी अत्यंत सुंदर है, और पूरे उनके रूप वगैरह का ऐसा बखान किया। हीरामन ने पद्मावती के रूप का, सौंदर्य का इतना सुंदर बखान किया कि एक बार मात्र सुनने मात्र से, देखा नहीं कभी, आजकल वाला ज़माना नहीं कि फ़ोटो है, मोबाइल है, सब तरह से देख लेते हैं आप, केवल रूप का इतना सुंदर बखान किया कि राजा रत्नसेन एकदम आकर्षित हो गए, ललायित हो गए देखने के लिए किसको? पद्मावती को। पद्मावती के पास जाने के लिए एक बेड़ा तैयार किया गया, नाव का बेड़ा। राजा और उसके कुछ विश्वस्त लोग चल दिए बताए हुए रास्ते पर। हीरामन के द्वारा जो रास्ता बताया जा रहा था उसी रास्ते पर समुद्र में यात्रा कर रहे थे। पहुँचे कहाँ? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप जाने के बाद सारी बातें हुई, और चूंकि हीरामन को पसंद था, और हीरामन बता ही दिए कि किसी प्रकार बुद्धि में आदमी से कम नहीं था, सबको पसंद आया। रानी पद्मावती को ही पसंद आ गए रत्नसेन, और रत्नसेन को ही पसंद आ गई राजकुमारी पद्मावती, और दोनों का विवाह सुनिश्चित हुआ। दोनों का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद फिर वैसे ही सिंहल द्वीप से लौट आए कौन? पद्मावती राजा रत्नसेन के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दरबार में। किसके दरबार में? राजा रत्नसेन के दरबार में। नया नया विवाह हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था, पूरे राज्य में जो है खुशियाँ छाई हुई थी। लेकिन इसी बीच जो है, आप जानते हैं विलन का एंट्री होना ही होना है, इसी बीच जो है राजा रत्नसेन का जो दरबारी कवि था, या जो दरबारी पुरोहित था, या जो राजगुरु था, नाम था राघव चेतन। पद्मावती फिल्म को भी आप देखिएगा तो इस चीज़ का जिक्र है, लेकिन तोते का जिक्र उतना नहीं मिलता है, ठीक है। राघव चेतन जो है
वो आकर्षित हो गया किसके ऊपर, पद्मावती के ऊपर, और क्या करने लगा कि रानी पद्मावती को छिप छिप कर देखने लगा। रानी पद्मावती बागीचे में जाए या अपने सखियों सहेलियों के साथ या दासियों के साथ कहीं है तो छिप छिप कर देखे। एक दिन क्या हुआ कि राजा रत्नसेन की नज़र पड़ गई राघव चेतन पर, और राजा रत्नसेन ने देख लिया कि जो राघव चेतन है मेरी पत्नी को या जो रानी है उसको छिप छिप के देखता है। ये बात इनको बुरी लग गई और राघव चेतन को जो है इन्होंने राज्य या देश का निकाला दे दिया। राघव चेतन देश निकाले की घटना से इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उसने वहीं पर राज को छोड़कर जाने से पहले दरबार में ये कह दिया कि राजन, तुम मुझे राज्य से निकाल ज़रूर रहे हो, लेकिन एक दिन तुमसे मैं बदला लूँगा ज़रूर। राघव चेतन चित्तौड़ को छोड़कर चला गया दिल्ली। दिल्ली में उस समय, जिस समय राजा रत्नसेन चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे, दिल्ली में उस समय खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता था। दिल्ली में शासन कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। और किस वंश का था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी इतना ज़्यादा क्रूर था कि आसपास के जो भी राजा महाराजा हैं, जो भी राज्य के राजा हैं, वो इससे थर थर काँपते थे। कई राजा महाराजा तो इसकी गुलामी तक स्वीकार कर चुके थे। इसी के दरबार में गया राघव चेतन, बताया कि मैं चित्तौड़ से आया हूँ, राजन ने मुझे दरबार से निकाल दिया है और मैं बदला लेना चाहता हूँ। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बताया कि भाई इसमें मेरा क्या लाभ है, मैं क्यों तुम्हारे लिए लड़ूं? तो उसने कहा कि हाँ लाभ है, आपका भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है भाई? तो राघव चेतन ने कहा कि भले ही आप भारत के सबसे ताकतवर राजा हैं, लेकिन भारत की सबसे सुंदर जो स्त्री है आपकी पत्नी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी को हंसी आई। उसने कहा कि आप बात करते हैं रानी की, मेरी जो रानी की नौकरानियां हैं वो भी इतनी सुंदर हैं कि जिसके रूप का जोड़ आपको नहीं मिलेगा। राघव चेतन ने कहा नहीं राजन, नहीं सुल्तान, जितनी सुंदर पद्मावती है पूरे भारतवर्ष में आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं हुई, और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ और इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि इससे सुंदर स्त्री आपने भी जीवन में नहीं देखी होगी। और उसने अपनी बात को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से प्रस्तुत करने के लिए राघव चेतन ने कहा कि एक बार आप चलकर देख ले, यदि आपको रानी पद्मावती को देखने के बाद ये महसूस हो जाए, ये लग जाए कि राघव चेतन की बात गलत है, राघव चेतन ने जो भी कहा वो सही नहीं है, तो मेरा सर आपके कदमे में होगा, तुरंत मेरा सर कलम कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। इतना ज़्यादा जब आत्मविश्वास के साथ राघव चेतन बोला तो अलाउद्दीन खिलजी विश्वास कर लिया कि चलो ठीक है। राघव चेतन की इस बात को मानकर अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना फौज लेकर पहुंच गया पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर इसने आक्रमण कर दिया। लेकिन चित्तौड़ एक ऐसा राज्य था जिसके कई किलोमीटर दूर के दायरे से ही सुरक्षा की दीवार बनाई हुई थी, और ये सुरक्षा की दीवार इतनी दूर से बनी हुई थी कि इस दीवार के अंदर खेती बाड़ी, कई तरह के गांव, अनाजों का भंडारण सब कुछ था। यानी सुरक्षा दीवार से बाहर नहीं भी जाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हुआ ये कि सुरक्षा दीवार से बाहर तो आ गया अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सुरक्षा दीवार को भेद नहीं सका। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सुरक्षा दीवार से बाहर इंतज़ार कर रहा है कि अब चित्तौड़ का राजा रत्नसेन आए, हमसे युद्ध करे, और युद्ध करने आ नहीं रहे राजा रत्नसेन। फिर क्या होता है कि एक आध महीना 2 महीना ऐसे करके बीतता चला जाता है, लेकिन सुरक्षा दीवार को भेदने में असफल रहता है, और ना ही राजा रत्नसेन आते हैं युद्ध के लिए। तो कुछ जो इसके बुद्धिजीवी लोग हैं अलाउद्दीन खिलजी के, ये इसे समझाते हैं कि देखिए सुल्तान, ऐसा है कि यदि आप यहीं डटे रहते हैं चित्तौड़ में और कोई युद्ध नहीं होता है, कोई निष्कर्ष नहीं होता है, तो हो न हो दिल्ली पर किसी और का आक्रमण हो जाए और जो दिल्ली का राजपाट है वो भी आपसे छिन जाए।
इसलिए ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ कोई फैसला कीजिए और दिल्ली चलिए, नहीं तो दिल्ली की राजगद्दी भी आपसे छिन सकती है। प्लानिंग बना कि अब क्या किया जाए कि राजा रत्नसेन को संदेशा भेजा जाए कि केवल एक बार रानी पद्मावती को हम देखना चाहते हैं, अब हमें युद्ध नहीं करना है, क्योंकि इतनी दूर से रानी पद्मावती को देखने आए हैं और बिना देखे चले आते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक बार संदेशा भेजो कि केवल एक बार राजा रत्नसेन की पत्नी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी देखना चाहते हैं और देख के यहाँ से लौट जाएंगे। दरबार में जब ये संदेशा गया तो रत्नसेन एकदम गुस्सा हो गए कि नहीं, हमारी पत्नी जो है किसी गैर पुरुष के सामने नहीं जाएगी। दरबार में बहुत सारे मंत्री लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने समझाया कि यदि एक बार रानी पद्मावती के अलाउद्दीन खिलजी के सामने चले जाने से यदि इतना बड़ा युद्ध टल जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता और प्रजा के हित के लिए रानी पद्मावती को एक बार जाना चाहिए। तय ये हुआ कि रानी पद्मावती उसके सामने नहीं जाएगी। रानी पद्मावती को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेगा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से देखेगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जो महल था, महल के पास एक तालाब था, ठीक है। तालाब के बीचों बीच एक स्थायी रहने खड़ा होने के लिए जगह थी। नौका विहार वगैरह करते हैं तो आमतौर पर राजा महाराजा बीच में जगह बनाते थे, यहीं पे जाके मान लिया खाना वगैरह खाए, सुबह नाश्ता या दोपहर का खाना, इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी पानी के बीचों बीच। तो ये तय किया गया कि इसी जगह पर खड़ी होगी कौन? पद्मावती। और ये जलाशय है पूरा, जलाशय में पद्मावती मान ली यहाँ खड़ा है तो पद्मावती के यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और जस्ट यहाँ पर एक महल था, जिस महल में या जो कहिए मेहमानों के रहने की व्यवस्था थी। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। यहाँ पर भी दीवार है और इस दीवार पर जो है, इस दीवार पर ऐसे आईना लगाया गया, यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे पद्मावती यहाँ है, इसका प्रतिबिंब बना पानी में और पानी से प्रतिबिंब बन रहा है इस दर्पण में। और ठीक यहाँ पर बैठकर देख रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे, अलाउद्दीन खिलजी देखा ज़रूर लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, दर्पण में देखा, वो भी सीधे दर्पण में नहीं, प्रतिबिंब बना पानी में और पानी से प्रतिबिंब बना दर्पण में। लेकिन इस तरह से देखने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कि नहीं, सच बात है, राघव चेतन ने सच कहा था कि इतनी सुंदर स्त्री जो है आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। इसका मन थोड़ा सा बदला, लेकिन कर क्या सकता है, महल में है, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सुलह की बात करके आया है। हुआ क्या, जब सेवा सत्कार सब कुछ हो गया तो सेवा सत्कार होने के बाद जाने की बारी आई, अलाउद्दीन खिलजी जाने लगे। और हमारी भारतीय परंपरा में ये नियम है कि जब कोई भी अतिथि जाने लगते हैं तो हम उनको कुछ दूर छोड़ने जाते हैं, जिसको कहते हैं अर्यातना, ठीक है। मगही या भोजपुरी में जो है इसको कहते हैं अर्यातना। तो कुछ दूर जो है छोड़ने जा रहे थे तो बात होने लगी। बातें होते होते राजा रत्नसेन को इस बात का ज़रा सा भी भान नहीं रहा, इस बात का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रहा कि बहुत दूर निकल चुके हैं और इतना दूर निकल चुके कि जो सुरक्षा दीवार थी, सुरक्षा दीवार से बाहर हो गए राजा रत्नसेन अलाउद्दीन खिलजी के साथ। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ राजा रत्नसेन सुरक्षा दीवार से बाहर हुए सुरक्षा दीवार के बाहर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक खड़े थे, तुरंत बंदी बना लिए। किसको? राजा रत्नसेन को, और लेकर चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद कैद खाने में राजा रत्नसेन को कैद कर दिया गया और वहाँ से संदेशा भिजवाया गया कि जब तक रानी को नहीं सौंपोगे तब तक राजा रत्नसेन को कैद से आज़ाद नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजा को बचाएं या रानी की प्रतिष्ठा को बचाएं। रानी तो राजा को बचाने के लिए तैयार थी कि हम जाएंगे, लेकिन राज दरबार में ऐसा होता नहीं था। प्राण जाए पर इज्जत प्रतिष्ठा सबसे बड़ी है, इज्जत प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है, ये कैसे बचाया जाए भाई। तब वहीं पे दो विश्वासी लोग थे, गोरा और बादल, ठीक है, दो विश्वस्त सिपाही या कहिए सैनिक कहिए सेनापति कहिए राजा रत्नसेन के। उन्होंने कहा कि नहीं, हम छुड़ा कर लाएंगे राजा रत्नसेन को। एक चिट्ठी लिखी गई अलाउद्दीन खिलजी को और कहा गया कि रानी अकेली नहीं आएगी, इसके साथ 200 या 300 दासियाँ भी आएंगी। रानी के साथ 200-300 दासियाँ भी आएंगी और सबसे पहले रानी उस कैद खाने में जाएंगी जहाँ राजा रत्नसेन है, उनसे मिलेंगी, तसल्ली कर लेंगी कि हाँ भाई उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, तब जाकर आपके पास हाजिर होंगी।
अलाउद्दीन खिलजी तैयार हो गया, कह रहे दासी ही ना आएगी, क्या झमेला है। लेकिन हुआ क्या, रानी पद्मावती के साथ जो भी डोलियां गई उसमें दासियां नहीं थी, बल्कि सैनिक हथियार वगैरह लेके घुसे हुए थे। और जब वहाँ डोली रुकी तो जो कैद खाना था उसके सिपाही सब तो अचेत तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा वो लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लिए। क्यों नहीं लिए भाई, उनको तो लगा दासियाँ आई, इससे हमें क्या नुकसान। सभी लोग क्या किए कि जाकर डोली में झांकना शुरू कर दिए। डोली में झांकना शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही झांकने लगे अंदर से तलवारें चलने लगी और जो भी पहरा दे रहे थे कैद खाने में सभी सैनिक मारे गए। और अंत में राजा रत्नसेन को उस कैद से छुड़ाकर पूरी सेना लौट गई चित्तौड़। जैसे ही ये खबर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना पूरा फौज लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। किसके पीछे पीछे, उसी फौज के पीछे। तुरंत तो पीछे नहीं चला, लेकिन कुछ दूर बाद, कुछ दूरी पर ही रहा होगा, क्योंकि बाद में उसको खबर मिली। सूचना और संचार का जो माध्यम है आज के जैसा तेज नहीं था। कुछ समय बाद पहुंचा चित्तौड़, ये भी कुछ दिनों में। और जैसे ही चित्तौड़ पहुंचा, इस बार राजा रत्नसेन से युद्ध हो गया। और युद्ध में धोखे से राजा रत्नसेन को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रत्नसेन को मार दिया, कई सैनिक मारे गए। महल में ये खबर जो है आग की तरह फैल गई। अब ये रानी और ये जो पुरानी वाली रानी थी या अन्य जो दास दासियाँ थी, सब ये बात समझ गई कि यदि हम जीवित रहते हैं तो निश्चित तौर पर अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो भी फौज हैं उनका दासी बनना पड़ेगा। रानी भी समझ गई कि अगर हम जीवित रहते हैं तो निश्चित तौर पर अलाउद्दीन खिलजी अपना कैदी बना लेगा, हमको पटरानी बना लेगा, जो भी करे। तो इस तरह से हमारी इज्जत प्रतिष्ठा तो धूमिल हो जाएगी। तब रानी ने क्या किया कि महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाया गया। और इस अग्निकुंड को जलाने के बाद जो भी स्त्रियां थीं सभी इस अग्निकुंड में कूद गई, जिसको कहा जाता है जौहर करना। इसी घटना को कहा जाता है जौहर करना। कूद गई, जलकर भस्म हो गई। और जब अलाउद्दीन खिलजी महल पहुंचा तो उन्हें न पद्मावती मिली, न कोई स्त्री प्राप्त हुई, बल्कि केवल राख मिली। और इस शौर्य की गाथा, इस हिम्मत की गाथा आज भी हम सब गा रहे हैं। यही पद्मावती की कहानी है। बहुत पछतावा हुआ अलाउद्दीन खिलजी को, और यह देखकर गर्व भी हुआ कि भारतीय स्त्रियां कितना ज़्यादा प्रतिव्रता होती हैं कि अपने प्राणों तक को